हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर 2 और हमारा लेसन चल रहा है गुडविल। गुडविल में लेक्चर नंबर 2 करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट किसे कहते हैं और ये किस तरह से यूज होता है। तो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट लिख रखा है। तो 5-6 पॉइंट मैंने लिखा आपके लिए। तो ये पॉइंट जो है आपको मैं बाद में बताऊंगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले हमें चलना है इस कंसेप्ट को सीखने के लिए जो है फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। अब ये फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अब मैं इस कंसेप्ट को धीरे धीरे आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। तो समझना, जो मैं कहूँगा वो समझना। ये है टाटा, ये है टाटा लिमिटेड, ठीक है, और है ये VOC लिमिटेड। टाटा लिमिटेड बिक रही है और खरीद कौन रहा है, VOC, ठीक है। अब VOC जब इसको खरीद रहा है तो ये एक न्यू कंपनी है और ये एक ओल्ड कंपनी है, ठीक। अब खरीदेगा तो इसके बदले में कुछ कंसिडरेशन देना होगा, जिसे बोलते हैं हम परचेज कंसिडरेशन। ये एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, तो इसका एसेट्स के अलावा इसका जो पोजीशन है, जो इसके पास वैल्यू है मार्केट में, जो ब्रांडिंग है, इस चीज को भी खरीदेगा। कल को इसके कस्टमर VOC के कस्टमर हो जाएंगे। कल को इसके जो नाम से जो कमाया, जो इसने आज तक जो इतना काम करके जो नाम बनाया है अपना, कल ये सारा प्रॉफिट ये कमाएगा। तो अब इस समय जब सारे प्रॉफिट ये कमाएगा तो हमें इस बात को जानना होगा कि ये कितना प्रॉफिट ये इन फ्यूचर में मेंटेन कर पाएगा, फ्यूचर में कमा पाएगा, ठीक है। अगर ये कंपनी जब VOC ले लेगा, कौन सी कंपनी, टाटा वाली कंपनी जब VOC ले लेगा तो फ्यूचर में कितना ये कमाएगा, इस बात को समझना होगा। इस बात को समझने के लिए हमें इस कंसेप्ट को जानना होगा, फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट, कि ये कितना फ्यूचर में जब इसके पास ये कंपनी होगी तो कितना ये मेंटेन कर पाएगी प्रॉफिट, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। चलो और इसकी बात को और समझते हैं डिटेल में। टाटा साहब क्या कहते हैं, कहते हैं मैं 2017 में मैं प्रॉफिट जो कमा रहा था मैं प्रॉफिट यहाँ लिख देता, प्रॉफिट जो मैं कमाया वो मैंने 7 लाख कमाया, ठीक है। 2018 में जो मैंने प्रॉफिट कमाया, टाटा साहब ये कह रहे हैं कि 8 लाख कमाया, ठीक है। 2019 में जो मैंने प्रॉफिट कमाया, कौन, टाटा साहब ने कमाया, वो कमाया 9 लाख, ठीक। अब इन्होंने बोल दिया कि हमने इतना इतना प्रॉफिट कमाया, क्या VOC आंख बंद करके इस बात को मान लेगा? क्या इस पर कुछ इंक्वायरी नहीं करेगा कि ये प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट है कि नहीं है? करेगा, क्योंकि ये भी तो अकाउंट का एक बादशाह है, अकाउंट इसके खून में है। तो ये टाटा को भी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी हो, टाटा हो, विप्रो हो और कोई रिलायंस हो, ठीक है। तो इस समय जब ये प्रॉफिट बता रहा है तो ये भी तो जानना चाहेगा कि एक्चुअल में ये प्रॉफिट इसने कमाया है या कुछ इसमें गोलमोल भी है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इसके पीछे उसने कुछ इसमें ऐसा इम्पैक्ट कर रखा होगा जिससे इसका प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। उस इम्पैक्ट को हटाने के बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर में कितना हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलो देखो, एक कहानी सुनाता हूँ मैं। पता है टाटा साहब एक दिन कहाँ हुआ, सॉरी फिर से बोलता हूँ। टाटा साहब एक दिन घूमने निकले, अपने घर से घूमने निकले और घूमने के लिए वो पार्क गए। तो मान लो ये मैं पार्क बनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा पार्क बनाता है, ये पार्क है, ठीक है। और ये पार्क का गेट है। जैसे ये गेट के अंदर एंटर कर रहे थे, टाटा साहब को एक लाश मिली। क्या मिला? एक लाश मिला। और एक लाश में जब इन्होंने देखा कि लाश तो अब बिल्कुल इसके प्राण निकल चुके हैं, तो इन्होंने देखा कि कुछ तो मिल जाए जिससे इसकी पहचान हो जाए। तो इन्होंने जेब में हाथ डाल दिया, ठीक है। जेब में हाथ डाला और जेब में से कुछ तो मिला नहीं, आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला, लेकिन इन्हें जेब में 2 लाख रुपए मिल गए। कितने मिल गए? 2 लाख रुपए मिल गए। और जैसे ही 2 लाख रुपए मिले, इन्होंने आगे पीछे देखा और क्या कहा कि ये 2 लाख मुझे प्रॉफिट हो गया। और ये आकर इन्होंने इस साल के प्रॉफिट में जोड़ दिया
और ये जोड़ के 8 लाख बता रहे हैं प्रॉफिट। तो मुझे बताओ क्या ये प्रॉफिट एक्चुअल में 8 लाख फर्म ने कमाया है? क्या फर्म ने 8 लाख रुपए कमाया प्रॉफिट? टाटा ने क्या सच में 8 लाख कमाया? तो प्रॉफिट हम उसे कहते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट उसे कहते हैं जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से कमाया जाता है। किससे कमाया जाता है? टाटा साहब अगर ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से कमाते, किससे? नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। अब क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन क्या होता है? देखो, अगर टाटा साहब का काम ये है कि वो स्टील बनाए, स्टील को बेचे, स्टील की मारुति कार, बस, ट्रक ये बनाए और इससे अगर वो प्रॉफिट कमाते हैं तो मैं कहूँगा कि नॉर्मल ऑपरेशन उनके बिजनेस का वही काम है। क्या उनका काम ये है कि किसी के लाश से वो पैसे निकाल लेना? क्या ये काम है? क्या ये 2 लाख जो उसे मिले क्या हमें भी मिलेगा? क्या हम भी जाएंगे पार्क में? हम मतलब कौन? मैं जाऊंगा पार्क में और मुझे भी लाश मिलेगा और लाश मिल गया तो मैंने जेब में हाथ डाला और डाल भी दिया तो बताओ क्या श्योरिटी है कि 2 लाख उसके जेब से मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, हो सकता है नहीं मिले। तो क्या मुझे 2 लाख ये प्रॉफिट जो 2 लाख फ्यूचर में हो पाएगा? तो नहीं होगा। तो मैं इसके इम्पैक्ट को जो 2 लाख इन्होंने अपने यहाँ पे ऐड कर रखा है, मुझे इनके इम्पैक्ट को क्या करना होगा? हटाना होगा। तो मैं 2 लाख इनको क्या करूंगा? हटा दूंगा। 2 लाख क्या करूंगा? हटा दूंगा। मुझे यहाँ पर वो एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है जो मुझे भी होगा, जो फ्यूचर में मैं भी मेंटेन कर पाऊंगा। उन्होंने किया, उन्होंने जो भी किया ठीक है, लेकिन मैं कौन सा प्रॉफिट मेंटेन कर पाऊंगा मुझे वो निकालना होगा। इसलिए इस कंसेप्ट को कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर में मुझे यानी वीओसी को कितना प्रॉफिट होगा, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। चलो ये बात समझ में आ गई। तो हम इसके इम्पैक्ट को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे? हटाने के लिए क्या करेंगे? हटाने के लिए जो इन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस से नहीं कमाया, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से नहीं कमाया, उसमें से अगर उनको ऐड कर दिया है तो उसको इम्पैक्ट हटाने के लिए माइनस कर दो। अगर माइनस कर दिया है तो इम्पैक्ट हटाने के लिए प्लस करना होगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात सुनो, ये कहानी अलग, एक दूसरी कहानी सुनो। क्या हुआ? टाटा साहब के बिजनेस में 2017 में, कब की बात है? 2017 में इस डेट को हुआ क्या? इनके बिजनेस में, इनके गोदाम में आग लग गई। क्या हुआ? आग लग गया और आग लगने से इनका नुकसान हो गया 1.5 लाख का। क्या हो गया? इनका लॉस हो गया, कितने का? 1.5 लाख का। ठीक, इनका लॉस हो गया 1.5 लाख का। अब आग लग गया, इन्होंने प्रॉफिट इनका कम हो गया, इन्होंने माइनस करके, है ना, जब आग लग गया प्रॉफिट कम हो गया, लॉस हुआ तो ये प्रॉफिट कम करके इन्होंने दिखा रखा है कि इनका प्रॉफिट जो है वो 7 लाख है। ठीक है, मुझे बताओ क्या आगे जब मैं ये बिजनेस को ले लूंगा क्या मेरे बिजनेस में भी आग लगेगा? क्या मेरे बिजनेस में आग लगेगा? मुझे बताओ, जब मैं घर से लिख लूंगा क्या मैं भी मम्मी पापा का पैर छू के लिखूंगा मम्मी पापा आज मेरे बिजनेस में आग लगा देना? क्या मैं भी कह के निकलूंगा? तो नहीं, ऐसा लॉस हो जाता है। जब ऐसा लॉस हो जाएगा तो क्या इसे हुआ है तो मुझे भी होगा? तो मुझे नहीं होगा। ठीक है, इस बात की श्योरिटी नहीं है कि मुझे भी ये लॉस होगा। जब मुझे ये लॉस नहीं होगा, जब मुझे पता है कि ये एबनॉर्मल लॉस है, तो हम क्या करेंगे? इस इम्पैक्ट को हटाने के लिए क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? इसमें हम प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देंगे। कितना? तो ये मुझे बताओ, इस साल जो प्रॉफिट होना चाहिए एक्चुअल में टाटा साहब को इतना होना चाहिए। मुझे एक्चुअल प्रॉफिट पर पहुंचना है। ठीक है, याद रखो, एबनॉर्मल लॉस हो जाए, ठीक है, या एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाए तो उसको नेट इम्पैक्ट को माइनस करना होता है। नेट इम्पैक्ट को क्या करना होता है? माइनस करना होता है, मतलब नेट इम्पैक्ट को हटाना होता है। बात समझना, फिर से बताता हूं मैं, ये बात अगर नहीं समझ आई तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्या हुआ कि उनके बिजनेस में आग लग गई है, आग लगने से उनका प्रॉफिट जो है कम होकर 7 लाख हो गया है। ठीक है, ये एक आग लगना बिजनेस का एक एबनॉर्मल लॉस होता है, एक बिजनेस में एक नॉर्मल बात नहीं होती है, जिसके कारण उन्होंने प्रॉफिट तो कम दिखाया है, लेकिन ये प्रॉफिट जो है ये ज्यादा होता अगर आग नहीं लगती तो।
है ना। जब ये आग नहीं लगती तो ज्यादा होता, तो हमें एक्चुअल वो प्रॉफिट पे पहुंचना है जहां पे ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक्चुअल प्रॉफिट होता है, ठीक। तो अगर ये लॉस हो चुका है तो हमें इसको ऐड करके देखना होगा कि वो इम्पैक्ट कितना है, वो क्या है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होंगे वो उसको हम इम्पैक्ट को हटाएंगे। अब आ जाओ एक और बात बताता हूँ। टाटा साहब के पास एक मशीन थी, पुरानी मशीन थी, जो उन्होंने मशीन का जो कॉस्ट था, जो मशीन का कॉस्ट था, जो कॉस्ट था वो था 1 लाख, ठीक है। और बेच दिया इन्होंने, बेच दिया, सेल किया इन्होंने। तो सेल किया, तो इन्होंने सेल जब किया तो उन्होंने कब का कितने का कर दिया, 2 लाख का। कितने का क्या, 2 लाख का। कब की बात कर रहा हूं मैं, 2019 की बात कर रहा हूँ। कब की बात कर रहा हूँ, 2019 में ऐसा हुआ। उन्होंने 2 लाख की मशीन बेच दिया और उन्होंने बोला कि 1 लाख का जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो 1 लाख का उन्होंने प्रॉफिट इसी में ऐड किया हुआ उनका, किसमें, इस 9 लाख में ऐड किया गया है उनका, तो इसमें ऐड किया हुआ है। मुझे बताओ, क्या टाटा साहब का क्या ये बिजनेस था कि वो अपनी मशीन को बेचे? बताओ 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 मुझे, क्या ये बिजनेस है उनका मशीन को बेचना? तो उनका बिजनेस मशीन को बेचना नहीं है, उनका बिजनेस है स्टील, और स्टील को बेचना है, उनका बिजनेस है बस ट्रक ये बेचना है, ठीक है। तो मशीन अगर बेच दिया तो ये काम उनका नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन नहीं है। क्या जब ये कंपनी हमारे पास हो जाएगी, क्या हम भी अपने एसेट्स को बेच के हम भी तो प्रॉफिट कमाएंगे? नहीं। हमारा काम जो है, हमारा काम है, जब ये हमारे पास आएगा तो हम भी स्टील से पैसा कमाएंगे, ठीक है। स्टील से बस बेचेंगे, ठीक है, मशीन नहीं बेचेंगे। तो इस तरह से अगर ये प्रॉफिट क्या है, अगर बढ़ा हुआ है तो हमें क्या करना होगा, उस इम्पैक्ट को हटाने के लिए क्या करना होगा, 1 लाख का प्रॉफिट जो इन्होंने कमाया है उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, उसको हटाने के लिए हमें माइनस करना होगा। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, है ना। ये जो प्रॉफिट में इन्होंने प्रॉफिट जो कमाया, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल, बिजनेस का नहीं है। बिजनेस नॉर्मल ऑपरेशन चलता है, तो ये उसका नहीं है, तो हम इसके इम्पैक्ट को हटा देंगे। कोई भी हमारे पास ऐसा गेन, ऐसा लॉस जो हमारे लिए एबनॉर्मल है, ठीक है, उसको हटा देंगे। जो हमारे पास नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट होगा उसी को हम कहते हैं फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अगर एक्चुअल प्रॉफिट की बात करूँ तो एक्चुअल प्रॉफिट पता है क्या होगा, 7 लाख में से 1.5 लाख माइनस करो, कितना हो जाएगा, 5,50,000, 6 लाख, और ये हो जाएगा 8 लाख। अब मैं ये कहूंगा, ये आया हमारे पास कितना होगा, 6, 14, 14, 5, 14 और 5, 19, 19 और साढ़े 19, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 3 साल का, ठीक है, टोटल प्रॉफिट 3 साल का। अब मुझे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट 3, इन सबको जोड़ के, इन सबको जोड़ लिया जाएगा। इन सबको जोड़ने के बाद क्या किया जाएगा, इन सबको जोड़ने के बाद हमें कितने साल का है एवरेज बता रहा है, 3 साल का, 3 से डिवाइड दे दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 19,50,000 को हम डिवाइड दे देंगे कितने से, 3 से, तो हमारे पास आ जाए 6,50,000, 6,50,000। तो अब यहाँ पे 6 लाख, अगर ये हो गया, इसी को मैं कहूँगा एवरेज प्रॉफिट कह दो, या हम कह देंगे फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एवरेज प्रॉफिट ये हुआ। तो बात समझ में आई यहाँ तक। अगर गुडविल की बात करता, गुडविल निकालना है, तो अभी गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एवरेज प्रॉफिट में जो एवरेज प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट कितने साल तक होगा, विजन और ये आपस में मिल के बात करेंगे, तो ये प्रॉफिट कितने साल तक होगा। तो विजन अगर कहता है कि ये फ्यूचर में 2 साल तक होगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं, गुडविल निकालते वक्त। तो हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 13 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 लाख आएगा, 6,50,000, तो हाँ 13 लाख ही आएगा। 13 लाख हमारा क्या होगा, गुडविल होगा। और ये गुडविल दे दिया जाएगा टाटा को, और वो अपने घर, हम अपने घर।
तो इस तरह से निकालते हैं फ्यूचर मेंटेन। अब आ जाओ हम ऊपर वाली बात को समझते हैं, ऊपर वाली बात क्या कहता है, ठीक है। तो इसको आपको प्यार से उतार लेना है, आराम से उतार लेना है। मैं यहाँ पे कुछ चीज अंडरलाइन कर देता हूँ, जो चीज है वो समझ लेना है। चलो तो मैं इसको समझाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मैं भी। देखो आ जाओ, कहता है फॉर द कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट अर्निंग बाय फर्म शुड बी टेकन इनटू कंसीडर्स। कहता है हमें एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट को ही कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल एवरेज को। इसके बाद क्या, नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स, नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, फर्म फ्रॉम अर्न बाय फर्म फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। इसको अंडरलाइन करो, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि हम नॉर्मल प्रॉफिट उसे कहेंगे जो हमारा क्या होगा, नॉर्मल ऑपरेशन से, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस से कमाया गया हो, है ना। ऐसे नहीं कि जाके किसी के जेब से निकाल लिया और हमें बोले प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसे मिला हमें नहीं मिलेगा ना। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आता है, इट मीन्स एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट जैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट में जैसे क्या हुआ कि कोई मशीन बेच दिया, मशीन पे सेल करा, सेल करने के बाद प्रॉफिट आ गया, ठीक है, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। नॉन बिजनेस इनकम, कोई ऐसा बिजनेस इनकम जो बिजनेस से आया ही नहीं, ठीक है, तो कैसे, क्या नॉन बिजनेस इनकम क्या कहूंगा मैं, मान लो कोई लॉटरी लग गई, कोई लॉटरी का पैसा लाकर बिजनेस में दे दिया और उसे बोल दिया प्रॉफिट। तो हम इसको एक वर्ड देते हैं, एक वर्ड होता है, इस वर्ड को हम बोलते हैं विंडफॉल गेन, ठीक है। लॉटरी या कोई इनाम निकल जाना, ठीक है, कोई अचानक पैसा मिल जाना, उसे विंडफॉल गेन कहते हैं, ठीक है। नॉट बी कंसिडर इन नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ फर्म, ठीक है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, किसको, हम नॉन बिजनेस इनकम को हम कंसिडर नहीं करते, नहीं मानते नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट में, ठीक है। इसलिए हम इसके इम्पैक्ट को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस जो भी करना होगा हटाने के लिए कर देंगे। इम्पैक्ट ऑफ एनी एबनॉर्मल लॉस, कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो गया, जैसे कौन सा एबनॉर्मल लॉस, कौन सा हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस हो सकता है जैसे लॉस बाय फायर, ठीक है, आग लग गई, तो क्या एक साल आग लगेगी, क्या हर साल आग लगेगी, क्या हमारे पास वो बिजनेस होने के बाद भी आग लगेगी, हो सकता है लगे, लेकिन ये एबनॉर्मल है, हम, ठीक है, ये नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, ठीक। तो आ जाओ आगे कहता है नॉन बिजनेस एक्सपेंस शुड बी एलिमिनेटेड। जो नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, मान लो ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस का है ही नहीं, उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। देखो समझना, एक बात समझना, एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो इसमें मैंने क्वेश्चन कर लिया ना, इसको मैं फिर से मिटा के एक चीज और बता देता हूँ, मैं यहीं पे मिटा के आपको समझा देता हूँ, ठीक, बहुत बड़ी बात है नहीं, छोटी सी बात है, नीचे कर लेते हैं। चलो देखो, ये है टाटा गरीब है, और वीओसी, इसके पास अपनी बिल्डिंग है, अपना ऑफिस है, इसका बिल्डिंग नहीं है, ये बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग ये रेंट पे लेकर ये अपने काम को, अपने ऑपरेशन को, अपने बिजनेस को करता है, ठीक है। ये इसके पास जो परमिसेस है वो रेंट पे, क्या है, वो रेंट पे, इसके पास अपनी ऑन बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग जो है अपनी है इसके पास, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 2017 में इसने जो भी पैसा कमाया हो, जो भी पैसा प्रॉफिट कमाया हो, यहाँ पे 7 लाख है, ठीक है, 7 लाख है। अब मैं बस कंडीशन एक ही समझाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 7 लाख इसने लिखा है, ठीक है। और ये 7 लाख कब है इसका, जब इसने क्या किया है, रेंट दे दिया है, ठीक है, रेंट दे दिया है। अब वीओसी के पास अपना बिल्डिंग है,
तो मुझे बताओ आप जब वीओसी के पास अपना बिल्डिंग है, क्या वो भी रेंट देगा? मैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, वो रेंट नहीं देगा, उसके पास अपना बिल्डिंग है। तो मुझे बताओ अगर ये रेंट 50,000 होता तो ये 50,000 माइनस करके इसमें माइनस हो चुका है पहले से 50,000, क्योंकि रेंट दे चुका है। तो अब ये जब ये बिजनेस टाटा वाला बिजनेस जब वीओसी के पास हो जाएगा तो अब वो प्रॉफिट कितना कमाएगा, क्योंकि उसके पास अपनी बिल्डिंग है, उसको रेंट नहीं देना है, तो वो प्रॉफिट कमाएगा 50,000 ज्यादा कमाएगा, क्योंकि उसको रेंट नहीं देना है। तो इस साल का प्रॉफिट बढ़ के कितना हो जाएगा, अगर इसका नेट इम्पैक्ट हटा दे तो 7,50,000। बात समझ में आई? कहने का मतलब वो एक्सपेंसेस भी जो बिजनेस का उसके नॉन ऑपरेटिंग या नॉन में यहाँ पे ये कह दूंगा कि बिजनेस नॉन बिजनेस एक्सपेंस अगर हो, नॉन बिजनेस एक्सपेंस हो तो उसको भी क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अब हमारे लिए वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है ना, उसके लिए था, हमारे लिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके इम्पैक्ट को हटाएंगे। अब देखो आगे बढ़ो। इफ एनी बिजनेस एक्सपेंस बिजनेस इनकम, ठीक है, कहता है एनी बिजनेस एक्सपेंस, कोई भी बिजनेस एक्सपेंस या बिजनेस इनकम हैज नॉट बीन कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ फर्म, देन इट शुड बी recomputed by giving impact of such business expense business income। मेरी बात समझना, यहाँ सुनो मेरी बात। कहता कोई भी बिजनेस एक्सपेंसेस या कोई भी बिजनेस इनकम हैज नॉट बीन कंसीडर, कोई भी बिजनेस एक्सपेंसेस और कोई भी बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म, देन इट शुड बी रिकम्प्यूटेड। ठीक है, अगर हमारा ऐसा एक्सपेंस जो वो करता है, ठीक है, जो वो करता है और हमें अब नहीं करना है, तो हम उस एक्सपेंस को क्या करेंगे, उस एक्सपेंस का इम्पैक्ट को हटाएंगे, उस इनकम का इम्पैक्ट को हटाएंगे। इस बात को समझाने के लिए एक चीज और कर देता हूं मैं आपको, कि वो सारी चीजें बहुत आराम से समझना। टाटा, मैं इंक बदलू, टाटा, यह है टाटा, यह है वीओसी। ठीक, पता है टाटा जो है ये टाटा है, नहीं ये टाटा को छोड़ो, ये टाटा का मैनेजर है, ये मैनेजर है टाटा का, ठीक है। और ये टाटा को मैनेज करने के लिए ये सैलरी लेता है, कितना लेता है, ये लेता है 80,000, मान लो 80,000, ये मानना है बस, ठीक, 80,000 सैलरी लेता है। इस टाटा को मैनेज करने के लिए इसमें फाइनेंस देखता है, इसमें बहुत सारी चीजें देखता है, ठीक है, मैनेजर है तो ये सारी चीजें देखेगा। पता है वीओसी के पास पहले से ही मैनेजर जो वीओसी को देख रहा है, ठीक है, वीओसी को जो देख रहा है पहले से ही मैनेजर है। ठीक, अब मुझे बताओ जब ये वीओसी टाटा को ले लेगा, क्या 80,000 जो मैनेजर को दिया जा रहा है क्या अभी भी देगा? नहीं देगा, क्योंकि टाटा के पास पहले से जो मैनेजर है, सॉरी वीओसी के पास जो पहले से मैनेजर है वो इसे भी आराम से इजीली मैनेज कर सकता है। तो अब तो ये 80,000 का जो एक्सपेंस जो टाटा का हो रहा था, क्या वीओसी को होगा? नहीं होगा, इस कंडीशन में नहीं होगा। तो ये एक्सपेंस जो प्रॉफिट में माइनस हो चुका होगा, क्योंकि टाटा ने तो किया होगा, मैनेजर को दिया होगा एक्सपेंस में, ठीक है, एक्सपेंस सैलरी, मैनेजर का सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो उस समय तो उसका प्रॉफिट कम हो गया होगा। लेकिन यही प्रॉफिट जब यही अगर इसका होता, ये टाटा वीओसी का होता, तो प्रॉफिट क्या होता, 80,000 से बढ़ जाता। तो यही बात है यहाँ पे, यही बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कहाँ गया ऊपर वाली लाइन, ऊपर लाइन, तो यही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एनी बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है, हैज नॉट बी कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, द इट शुड बी रिकम्प्यूटेड द गिविंग इम्पैक्ट ऑफ सच बिजनेस एक्सपेंस। ठीक है, ये ऊपर वाली बात हो रही थी, कहते हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक, ये सारी चीजें बातें। अगर कोई इनकम, ऐसी इनकम जो उसे हो रही हो, किसे, टाटा को हो रही है, लेकिन अब हमें नहीं होगी, तो हमें क्या करना होगा, लेस करके दिखाना होगा। ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज ऑल्सो कॉल्ड
एक्चुअल प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और इसी को बोलते हैं फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो वीओसीबी कमाएगा उसको परचेज करने के बाद, उसे हम बोलेंगे फ्यूचर मेंटेबल। फ्यूचर में वो क्या प्रॉफिट को मेंटेन कर पाएगा, कौन से अमाउंट को मेंटेन कर पाएगा और कितने साल तक कर पाएगा, उसी को हम गुडविल में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 निकाल लो। अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 हम इसको करेंगे। अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 9, तो निकालो क्वेश्चन नंबर 9, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। चलो, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हम अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 9। टाटा लिमिटेड डिजायर्स ऑफ सेलिंग इट्स बिजनेस टू जेएमडी लिमिटेड। ठीक है, टाटा अपने बिजनेस को बेचना चाहता है जेएमडी को। हैज अर्न द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, आफ्टर टैक्स ही होता है प्रॉफिट पास्ट 3 ईयर। तो क्या है पास्ट 3 ईयर का जो प्रॉफिट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो उसका जो फर्स्ट है और यहाँ पे फर्स्ट ईयर, मैं यहाँ पे इसको ठीक से लिख देता हूँ। रुको एक मिनट। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर प्रॉफिट जो है इसको फिर ठीक से लिखते हैं। रुको, हाँ, तो ये ईयर दे रखा है और ये उसका प्रॉफिट होगा। यहाँ पे क्या हुआ कि उसने प्रॉफिट जो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट कमाया है, क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख का। ठीक है, 4 लाख का। सेकंड ईयर जो प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है 5,50,000, सॉरी 4 लाख नहीं है, 5,50,000 है। और जो तीसरे साल जो प्रॉफिट कमाया है, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। अब ये कब लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट है। ठीक है, अब कहता है फॉलोइंग फैक्ट नीड टू बी टेकन इन कंसिडर्स। ठीक है, हमें अब आ जाओ लास्ट वाली लाइन को पढ़ना है। लास्ट वाली लाइन में जहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट, तो हम कैलकुलेट करना है फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट क्या होगा। ठीक, आ जाओ। अब हम पॉइंट नंबर 1 को पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 1 को पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या कहता है समझना। यहाँ पे मैं इस फिगर को मिटाता हूँ, इसको मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो इस फिगर को मिटा देते हैं। अब सुनो, मेरी बात सुनना। कहता पॉइंट नंबर 1 में ध्यान से देखेंगे, डायरेक्टर्स फीस 50,000 पर ईयर विल नॉट बी पेबल बाय जेएमडी लिमिटेड। देखो, जेएमडी टाटा को खरीदता है। टाटा को कौन खरीदता है? जेएमडी खरीदता है। और कहता है टाटा पहले डायरेक्टर को, जो इस टाटा को मैनेज करने के लिए जो बंदे थे, डायरेक्टर थे, वो 50,000 रुपए फीस 50,000 रुपए फीस लेता था। कौन लेता था? डायरेक्टर लेता था, डायरेक्टर। ठीक है, अब जेएमडी के पास पहले से ही अपना डायरेक्टर होगा, अपने बंदे होंगे। ठीक है, अब जेएमडी इस कंपनी को जब खरीद लेगा तो इसके पहले वाले डायरेक्टर है, जो पहले वाले डायरेक्टर है, ठीक है, बोर्ड डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर बोर्ड जो है, वो ही इसके काम को, एडिशनल काम को मैनेज कर देंगे। ठीक है, क्या जेएमडी के 50,000 डायरेक्टर को पे करेगा एडिशनल? क्या एक्स्ट्रा पे करेगा? तो वो पे नहीं करेगा। तो मुझे बताओ, जब ये टाटा पे करता था, जेएमडी नहीं पे करेगा, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या प्रॉफिट, क्या यही रहेगा? क्या प्रॉफिट यही रहेगा? तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? टाटा पे करता था, जो इसमें से लेस हो चुका है, उसके इम्पैक्ट को हटाने के लिए क्या करना होगा? हमें 50,000 जो है वो फीस जो है हमें ऐड कर देना होगा, लिखना होगा डायरेक्टर फीस। क्यों ऐड किया गया बताओ? अब ये जेएमडी पे नहीं करेगा, क्योंकि अब ये प्रॉफिट बढ़ के मिलेगा उसे। ठीक है, फ्यूचर मेंटेबल, अब फ्यूचर में वो ज्यादा प्रॉफिट मेंटेन कर पाएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट समझना, कहता है, अच्छा मुझे बताओ, क्या वो एक ही साल डायरेक्टर को बताओ एक पेमेंट करता होगा हर एक साल? तो हर एक साल का प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा? हर एक साल का प्रॉफिट 50,000 से बढ़ जाएगा।
बात समझना, ठीक है। हर एक साल का क्या होगा, डायरेक्टर का पेमेंट जो करता होगा हर एक साल 50,000 से प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा जेएमडी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ पेड बाय टाटा लिमिटेड। देखो टाटा के पास अपनी बिल्डिंग नहीं थी, वो रेंट पे बिल्डिंग लेता था, बिजनेस करता था, लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, विल नॉट बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ जेएमडी लिमिटेड। कहता है जेएमडी लिमिटेड के पास जो है अब वो चार्ज अगेंस्ट नहीं होगा प्रॉफिट जेएमडी के लिए, एज लेटर कंपनी हैज इट ऑन परमिसेस। कंपनी के पास, कंपनी जेएमडी कंपनी के पास अपना खुद का क्या है, परमिसेस है, ठीक है, जिसका उसे रेंट नहीं देना है। तो मुझे बताओ अगर ये रेंट देता था, कितना रेंट देता था, 10,000 पर मंथ। कितना देता था, 10,000 पर मंथ। अगर पर मंथ 10,000 देता था तो साल का वो कितना दे देता होगा, 1,20,000 वो रेंट दे देता होगा। क्या जेएमडी भी उस रेंट को देगा, पेमेंट करेगा, नहीं करेगा। तो जेएमडी जब रेंट को पेमेंट नहीं करेगा तो प्रॉफिट क्या करेगा, कम कमाएगा कि ज्यादा, तो ज्यादा कमाएगा, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट जब मेंटेन करेगा वो ज्यादा करेगा। तो अब हर एक साल उसने क्या किया होगा, रेंट पेड किया होगा, तो अब हर एक साल क्या होगा, जेएमडी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो उसका रेंट का अमाउंट जो 1,20,000 है उसे क्या करो, ऐड कर लो। ये जो रेंट है ये ऐड कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि जेएमडी इस रेंट को पेमेंट नहीं करेगा और उसका प्रॉफिट बढ़ के 1,20,000 ज्यादा हो जाएगा। 1,20,000, ये एक जीरो हट गया, एक जीरो लगा लेते हैं, ये भी रेंट भी तीनों साल वो रेंट का अमाउंट वो प्रॉफिट में मेंटेन कर पाएगा फ्यूचर में, ठीक है। आगे देखो, आगे पढ़ो, पॉइंट नंबर 3, टाटा हैज नॉट ट्रांसफर ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू जेएमडी लिमिटेड। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, टाटा के पास ना, टाटा के पास कुछ इन्वेस्टमेंट था, टाटा के पास कुछ इन्वेस्टमेंट था। पॉइंट नंबर 3 में ट्रेड इन्वेस्टमेंट था, कुछ इन्वेस्टमेंट था, लेकिन उसने कंपनी तो बेच दी, लेकिन अपना ये इन्वेस्टमेंट जेएमडी को नहीं दिया। बात समझना, मैं जो समझा रहा हूँ, अपना इन्वेस्टमेंट जेएमडी को नहीं दिया। जब उसने इन्वेस्टमेंट नहीं दिया जेएमडी को, तो मुझे बताओ उस इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट क्या जेएमडी को मिलेगा? क्या बताओ, जेएमडी को क्या इंटरेस्ट मिलेगा उस पे? तो उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जेएमडी के पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो टाटा ने अपने पास रख लिया ना, सिर्फ अपने एसेट बेचे हैं, सारी चीज बेच दिया, लेकिन उसने वो इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट पे वो 9,000 रुपए पर ईयर है, इंटरेस्ट पर ईयर कमाता था, बिल्कुल पर ईयर होगा, पर ईयर कमाता था, अब क्या जेएमडी को मिलेगा? बताओ, क्या अब जेएमडी को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो वो जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 9,000, हर साल क्या होगा, इसको कम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, माइनस करेंगे, ठीक है। ये क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज प्लस माइनस करके ये हमारे पास जो भी आएगा वो हमारे पास क्या होगा, फ्यूचर मेंटेन। आगे लाइन पढ़ लेते, एक लाइन और भी, तीसरी लाइन तक हमने पढ़ा। तो लास्ट पॉइंट जो है 4, टाटा लिमिटेड हैड आउटसोर्स सम इट्स बिजनेस वर्क फॉर द एनुअल कॉन्ट्रैक्ट of rupees 1,24,000. However, JMD Limited had enough surplus staff to manage the same. देखो टाटा जो है ना, सुनो मेरी बात, टाटा कुछ काम ना बाहर से करवाता था, आउटसोर्स कर लेता था, उसके पास काम ज्यादा था और उसके पास स्टाफ नहीं था टाटा के पास। लेकिन जब ये कंपनी, टाटा की कंपनी जेएमडी को मिल जाएगी, जेएमडी जब इसको परचेज कर लेगा, तो जेएमडी के पास इतना स्टाफ है जो बाहर वो काम को भेज के करवाता था, अब उसका स्टाफ कर सकता है इस काम को। जब स्टाफ इस काम को करेगा तो कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेगा जेएमडी, क्योंकि उसके पास पहले से वो सैलरी और जो भी देता है, वेजेस सब पहले से ही दे रहा था।
वो एक्स्ट्रा काम, एडिशनल काम भी मैनेज कर सकते हैं उतनी सैलरी में, है ना, जो जेएमडी के पास स्टाफ है। तो मुझे बताओ, जो 1,24,000 बाहर वो उसको पेमेंट करना पड़ता था टाटा को, क्या जेएमडी भी करेगा? तो जेएमडी नहीं करेगा, आउटसोर्स नहीं करेगा, ठीक है। तो जेएमडी को ये आउटसोर्स नहीं करेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये प्रॉफिट में हमारा ऐड हो जाएगा 1,24,000 हर एक साल को। वो क्या लिखा है, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पे, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पर हर एक साल वो इस तरह का करता था। तो अब वो नहीं करेगा, नहीं करेगा जेएमडी, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा जेएमडी का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी लिख लो, आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट कितना है, ये है, प्लस कर लेते हैं इसको ठीक से, चलो लिख लेते हैं 1,24,000 आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट 1,24,000। अब ये मत कहना कि सर ये हमारी कॉपी में आया नहीं, कर लो मैनेज, कैसे भी कर लो मैनेज, मेरी कॉपी में तो आ जाता है, कितना भी बड़ा लिखवा दो मेरी कॉपी में आ जाता है, ठीक है। आपको मैनेज करना है कर लो, ठीक है। तो ये एक एक चीज मैंने बता दिया है। पेपर में जरूरी नहीं है कि हम एक एक चीज को यहाँ पे प्लस माइनस करके दिखाएं, ठीक, वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। ये जो मैंने लिखवाया ना एडिशनल में, ये जो लिखवाया है ये छोड़ सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए मैंने आपको लिखवाया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट होगा, जो फर्स्ट ईयर का अब प्रॉफिट हो जाएगा टाटा का, वो कितना होगा? तो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो 6,50,000 होगा, 6,50,000, ठीक है। जो सेकंड ईयर का होगा प्लस माइनस करने के बाद वो होगा 8,35,000, ठीक। और जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 9,25,000, ठीक है। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट है, और जो फ्यूचर में जेएमडी भी क्या करेगा, इसको जेएमडी भी इसको मेंटेन कर पाएगा, इस प्रॉफिट को आगे मेंटेन कर पाएगा। तो ये चीज हमारे पास आता है एक्चुअल प्रॉफिट। तो बात समझ में आगे होगी कि एक्चुअल, और इसी को हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो मैं बोलूँ यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, तो एवरेज प्रॉफिट जो होगा, एवरेज प्रॉफिट यही हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा, सबको प्लस करके डिवाइड दे देंगे, कितने साल है तो 3 साल से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ प्लस कर लेता हूँ, प्लस करके हमारे पास कितना आता है, 6,85,000 प्लस 8,35,000, 9,25,000, और ये हो गया हमारे पास 24, 45, 24, 45, 24, 45,000 और 3 से डिवाइड दे दो, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसी प्रॉफिट को हम बनाएंगे एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज या नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हैं, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। देखो क्या गुडविल आ गया, तो बच्चों गुडविल अभी नहीं आया, गुडविल के लिए हम बात करते हैं आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें देखो लास्ट वाली लाइन पढ़ो, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो गुडविल नहीं पूछा यहाँ पे, फ्यूचर में हम ये प्रॉफिट पर ईयर जो है मेंटेन कर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में पूछा था, इसी को बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो बात यहाँ तक समझ में आई। क्वेश्चन में गुडविल नहीं पूछा है, अगर गुडविल पूछता तो हम वो भी बताते हैं, बहुत ही आसान है। अगर मान लो वेटेड मेथड से बोलता कि गुडविल निकालो, तो हम इसी को क्या करते, इसको लेते, ना कि इसे। हम इसे नहीं लेते 4 लाख, 5 लाख 50,000, 6 लाख 40,000, हम इसे नहीं लिखते, हम किसे लेते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारा दिया है, इसी में हम वेटेड को अप्लाई करते हैं। तो बात यहाँ तक खत्म होती है, ये क्वेश्चन खत्म होता है। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर अब सेकंड लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बुक में पढ़ेंगे, कहता है सिकंदर परचेज अनीता बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019।
कब खरीदता है? सिकंदर जो है अनीता का बिजनेस खरीदता है 1 अप्रैल 2019 को। इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। देखो क्या बोल रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहता है उसने तैयार हो गया गुडविल की वैल्यू खरीदने के लिए 3 years परचेज। 3 years परचेज मतलब कहता है कि वो 3 साल तक बिजनेस का जो परचेज कर लेगा बिजनेस को, तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो 3 साल तक होगा, ऐसा कहता है। ठीक है, किसका? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट का। तो हमें पता करना है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। लास्ट 4 ईयर का हमें क्वेश्चन में एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है और इसमें एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। कहता है जो एंड यहाँ पे ईयर एंड दे रखा है, ईयर एंड जो है वो दे रखा है 31 मार्च 2016 को जो प्रॉफिट हुआ है 9 लाख। 31 मार्च 2017 को जो प्रॉफिट हुआ वो 1,60,000। 31 मार्च 2018 को जो प्रॉफिट हुआ वो 1,80,000। 31 मार्च 2019 को जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2,20,000। ये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब ये प्रॉफिट हुआ है किसने बताया है? अनीता ने। ठीक है, अनीता ने बताया कि इतना इतना प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट के बारे में किसने ऑब्जर्व किया? सिकंदर ने ये ऑब्जर्व किया कि पॉइंट नंबर 1 में देखो, कहता है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016। कौन से साल की बात कर रहा है? 2016 की बात कर रहा है। कहता है एन एसेट्स वॉज सोल्ड एट गेन प्रॉफिट 10,000। कहता है एक एसेट बेच दिया जिसका प्रॉफिट हुआ उससे 10,000। तो बताओ अगर एसेट बेच दिया तो क्या ये नॉर्मल बिजनेस का काम है? एसेट बेचना नॉर्मल बिजनेस में है? नहीं। क्या नॉर्मल ऑपरेशन में आएगा? नहीं आएगा। तो एसेट बेच दिया और इससे गेन किया तो ये नॉर्मल में नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 10,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, गेन ऑन एसेट्स लिख सकते हो, एसेट्स। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस में नॉर्मल बिजनेस का मतलब होता है जिसका वो काम करता है उससे अगर उससे प्रॉफिट होता है तो हम उसको प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, मशीन एसेट्स बेच के अपने इन्वेस्टमेंट बेच के अगर प्रॉफिट होता है तो हम नॉर्मल प्रॉफिट में नहीं मानते और उसके इम्पैक्ट को हमें हटाना होता है, तो हमने हटा दिया इसके इम्पैक्ट को। आज अगली लाइन क्या कहता है? ड्यूरिंग द ईयर, पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017। अच्छा, इसकी बात कर रहा है, अभी 17 की बात कर रहा है, ये 17 की बात कहता है ए मशीन गॉट डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट। एक मशीन डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट में। 30,000 वॉज रिटर्न ऑफ प्रॉफिट लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो कहता है इस साल एक एक्सीडेंट हो गया। अब बात समझना, रोड पे ही सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होता है, कंपनी के अंदर भी एक्सीडेंट होता है और फर्म के अंदर भी एक्सीडेंट होता है। तो उस एक्सीडेंट में मशीन क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया और वो एक्सीडेंट के कारण 30,000 का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो मुझे बताओ क्या उसके पास उसकी कंपनी में लॉस हुआ? क्या हमारी कंपनी में? हमारी कंपनी मतलब जब ये परचेज करके दूसरी कंपनी ले ली, क्या उसके भी कंपनी में ये लॉस होगा? मुझे बताओ, क्या उसके भी बिजनेस में आग लग जाएगा? क्या उसकी भी मशीन बर्बाद हो जाएगी? नहीं, है ना। ये एबनॉर्मल लॉस है, ये कोई नॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल मतलब ये ऐसा असामान्य क्या बोलेंगे हानि है जो कभी कभार हो जाता है, जो लॉस कभी कभार मेक कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अब इसमें तो ये माइनस हो चुका होगा, उस 30,000 को क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। ठीक है, और मैं बोल दूंगा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस। ठीक है, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे 3rd। कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2018 31 मार्च 2018, ये आ गया नीचे वाली की बात। ठीक है, जिसमें 1,80,000 प्रॉफिट हुआ है। कहता है फर्म्स एसेट्स
वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। देखो बात समझना, कहता है फर्म के पास एक एसेट था, वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। ठीक, देखो कंपनी में ना जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं उन सब का ना इंश्योरेंस होता है, उन सब का इंश्योरेंस होता है। हर फर्नीचर का, हर मशीन का इंश्योरेंस करा के रखते हैं। पता न चले, पता नहीं क्या हो जाए कंपनी में, कभी आग लग जाए और इंश्योरेंस नहीं होगा तो कितने का नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या करती है कंपनी, हर चीज का इंश्योरेंस करा के रखती है, अपने एम्प्लॉय तक का इंश्योरेंस करा के रखती है। अगर मान लो उन्हें कोई मेडिकल कोई कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन आ गई जिसमें उनके 10-12 लाख लग रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस भी एम्प्लॉय का करा देते हैं। तो सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, कहता है अनदेखी हो गई, मतलब किसी कारण से उसे देख नहीं पाए, उस एसेट्स को देख नहीं पाए और उसका क्या हुआ, अनदेखी के कारण उसका इंश्योरेंस ही नहीं हो पाया। ठीक है, और इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 का था। ठीक है, बताओ इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का था, 10,000 का था। तो अब बात समझना, 10,000 का था, क्या हम भी अनदेखा करेंगे, क्या हम भी उस एसेट्स का इंश्योरेंस नहीं कराएंगे? तो हम तो इंश्योरेंस कराएंगे, है ना, हम थोड़ी अनदेखा करेंगे। उससे गलती हो गई, उससे हो गई, लेकिन हमसे तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम तो इंश्योरेंस कराएंगे। तो इंश्योरेंस अगर वो भी कराता तो प्रॉफिट क्या होता, कम होता, लेकिन ये प्रॉफिट इंश्योरेंस ना कराने की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। तो कितना ज्यादा आ रहा है, तो ये आ रहा है, देखो 10,000 ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, तो 10,000 माइनस कर लो और लिख लो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक, तो अब और लाइन बढ़ता आ गया, तो आगे कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस साल में मतलब 2019 में 31 में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे हमारा प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आए। तो चलो इसको कर लेते हैं प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 80,000। हमारा एक्चुअल जो प्रॉफिट होगा वो 16 में आएगा 80,000। इसमें देख लेते हैं, ये हो गया 1,90,000 और इसमें आएगा 1,70,000 और इसमें आएगा 2,20,000। ये तो टोटल उतने आएगा। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये आ गया। ठीक, लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये अब हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट ये बचा, हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो ये है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये अब हमारे लिए कुछ मतलब नहीं रखता है। अब आ जाओ, इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इन सब प्रॉफिट को ऐड कर लो और जितने साल का है, मीन मीडियन मोड, ये सीखा है ना सब, 11th क्लास में मैथ्स में सीखा है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 लाख डिवाइड बाई 2,20,000 डिवाइड बाई 4 साल का, तो 4 से डिवाइड दे देंगे। तो प्लस कर लेते हैं 80,000, प्लस में 1,90,000 और प्लस कर लेते हैं 1,70,000, 1,70,000 और फिर 2,20,000, 6,60,000 डिवाइड बाई 4। एक बार मैं और जोड़ लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ गलती ना हो। तो 3 लाख ही हो गया, 3 लाख के बाद ये 3 लाख के बाद 3 लाख के बाद 1,90,000 प्लस 1,70,000, तो 6 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एवरेज प्रॉफिट आए 1,65,000। ठीक है, अब हम गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल कैसे निकालते हैं, ईयर परचेज ईयर कितना है, 1,65,000 और मल्टीप्लाई करते हैं क्या, ईयर परचेज। ठीक है, तो परचेज ईयर यहाँ पर क्वेश्चन में, अच्छा मैं ऊपर कहाँ जा रहा हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है, बुक में आओ, बुक में आओ, बुक में आ जाओ, बुक में, बुक में देखो सबसे ऊपर दे रखा है हमें कि गुडविल 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और हमारा ये गुडविल आ गया
4,95,000, 4,95,000 ये हमारा आंसर। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे और अपनी बुक से ले रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 और पढ़ते हैं। यहाँ पे अपनी बुक निकाल लो, पढ़ते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं इसमें प्रॉफिट लॉस का, हमें क्या करना है। दे एग्री टू एडमिट डी फॉर द इक्वल शेयर, डी को एडमिट करता है इक्वल शेयर के लिए, कोई मतलब नहीं है। फॉर द दिस पर्पज गुडविल टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट फॉर पास्ट 5 ईयर्स गिवन, दे रखा है, हमें दे रखा है, ठीक है। तो हमें ऊपर के जो भी दे रखा है इसके कारण जो हमारा गुडविल है उसको वैल्यू करना, बस इतनी बात समझना है। इसके बाद 5 साल के जो हमारे पास प्रॉफिट है उसको देखना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले आ जाओ 5 साल के जब प्रॉफिट है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास ईयर एंडेड जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, दे रखा है हमारे पास 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016। तो यहाँ प्रॉफिट भी लिख लेते हैं, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है। तो इस साल जो प्रॉफिट है हमारे पास 15 में 40,000, 16 में 75,000 और यहाँ पे 31/4/2017 में 17 में है 1 लाख का प्रॉफिट है। 31/3/2018 में जो प्रॉफिट वो 1,30,000 का प्रॉफिट है। और 31 मार्च 2019 में जो प्रॉफिट है वो, सॉरी प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, 1,20,000 का लॉस है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें दे रखा है। अब आगे लाइन पढ़ना, नीचे आ जाओ टेबल के नीचे। ऑन 1 अप्रैल 2018 की बात हो रही है, ये इस डेट की बात हो रही है। कहता है 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000, 5 साइकिल है जिसकी कॉस्ट है 20,000, वर परचेज्ड उसको खरीदा गया, एंड रॉन्गली डेबिटेड ट्रेवल एक्सपेंसेस। अच्छा जी सुनो, जब किसी को हम एक्सपेंस मान लेते, किसी अमाउंट का एक्सपेंस मान लेते तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है एक्सपेंस। तो ये प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, प्रॉफिट को कम मतलब एक्सपेंस इसमें से माइनस हो चुका होगा। और लेकिन वो एक्सपेंस तो था नहीं, वो क्या था, वो तो एसेट्स था। तो प्रॉफिट को जितना कम कर दिया होगा, कितना कम कर दिया होगा, गलती से जो भी कम हुआ है, जो 20,000 है तो 20,000 तो क्या कर दो, प्लस कर दो। क्यों, क्योंकि वो क्या था, एसेट्स था। क्या था वो, एसेट्स था, जो गलती से उसने क्या कर दिया है, कम कर दिया, ठीक। तो एसेट्स लिख दो या लिख लो ट्रैवल एक्सपेंसेस, यहाँ पे लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई बात नहीं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब मुझे बताओ, आगे बढ़ते हैं। कहता है डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल वॉज टू बी चार्ज 20%। देखो आगे देखना, परसेंट के आगे पर एनम लगा है क्या, परसेंट के आगे पर एनम है नहीं है, तो हम फ्लैट 25% ले लेंगे। देखो अगर ये एसेट्स है तो इस पर डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा, और वो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए कि नहीं। अगर ये एसेट्स मानते तो डेप्रिसिएशन लगता, लेकिन हमने इसको एक्सपेंस मान लिया था। अब हम इसको एसेट्स, रियली में एसेट्स है तो एसेट्स है तो डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, और जो डेप्रिसिएशन होगा उसको माइनस भी तो करना होगा, प्रॉफिट को वो कम भी तो करेगा, यही तो होगा, ठीक है। तो अब कर लो प्रॉफिट को कम, कितना, 25% निकालो तो 20,000 का, 20,000 का 25% कितना हो जाएगा, 5,000। एक बार देख लेते, 20,000 का 25% तो 5,000 आएगा मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल 5,000 है। 5,000 ये क्या है, डेप्रीशिएशन है,
आ जाओ, बस कर लो कैलकुलेशन। ये 40,000 ही प्रॉफिट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास 75,000 ही रहेगा, ये 1 लाख ही रहेगा, है ना, ये 1 लाख ही रहेगा, और कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास 1 लाख ही रहेगा। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1,30,000 में, 1,30,000 में माइनस कर प्लस करो, पहले 20 माइनस करो फिर 5, हमारे पास 1,45,000 आ जाएगा ये। और ये तो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, कुछ तो कर दिया गड़बड़। देखो देखो फर्स्ट, हाँ देखो गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे देखो डेट में गड़बड़ क्या हो गया, 1 अप्रैल 2018 बोल रहा है, तो 1 अप्रैल 2018 कब स्टार्ट होगा, इस डेट को स्टार्ट होगा, ठीक है। ये इस डेट, इस ईयर की बात ना करके वो नीचे वाले की बात कर रहा था। और ये सारी चीजें जो होगी वो नीचे वाले में प्लस माइनस होनी है, ठीक, ये नीचे वाले में प्लस माइनस होगी। तो मुझे माफ करना, ये ऐसी गलती हुई, आपको भी इसी तरह से गलती सुधारनी है जैसे मैं सुधार रहा हूँ। कर लो आप भी काट के ऐसे नीचे, ठीक है, कर लो कर लो, ठीक। तो आई होप सबने कर लिया होगा। तो इसमें जो है प्रॉफिट वो उतना ही आएगा, 1,30,000। और यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज क्या होगा, अमाउंट चेंज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ही लॉस था कितने का, 1,20,000 का, अब इसमें ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, एसेट्स, ठीक है, क्या ऐड हो गया हमारे पास, एसेट्स। तो अब जब कॉस्ट ऐड हुआ तो पॉजिटिव है, तो उसमें क्या हो गया होगा, तो प्लस हो जाएगा। और ये 5,000 तो 15,000 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, मतलब लॉस, लॉस हमारे पास आएगा, कितना आ जाएगा लॉस, हमारे पास आ जाएगा 1,05,000, ठीक है। तो 1,05,000 हमारे पास लॉस होगा, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन को पढ़ो क्या कहता है, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, एवरेज, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इन सबको प्लस करके 40,000 प्लस 75,000 प्लस में 1 लाख, 1 लाख प्लस में 1,30,000 और प्लस में 1,05,000 और डिवाइड बाय कितना, कितने से, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड, और डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना होगा, बताओ बताओ टोटल कितना होगा। तो ये टोटल होगा मेरे पास, देखो ये क्या है, माइनस का है, ये माइनस का है, जो हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस में वो माइनस है, ये माइनस का है, लॉस है ये। तो 40,000 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,30,000 माइनस 1,5, सॉरी 1,05,000, ठीक है, 1,05,000 आ गया 2,40,000। और डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 48,000 आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट पर ईयर का। तो अब हमें क्या करना है, गुडविल निकालना है, और गुडविल निकालना है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या होता है, परचेज ईयर, ठीक है। तो परचेज ईयर क्वेश्चन पढ़ो, ऊपर जाकर पढ़ो क्या कहता है, दे एग्रीड एडमिट डी, और कहता है 4 ईयर्स परचेज, 4 ईयर परचेज, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,92,000, ये हमारा गुडविल आया, ये हमारा गुडविल आ गया 1,92,000, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, हमें ऐसे क्वेश्चन प्यारे मिलते हैं कि पेपर में अगर एक बार आ जाए तो मन खुश हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 5। एक चीज और बता दूं मैम आगे बढ़ने से, अगर मान लो ये क्या होता, ये हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, अभी तक मैंने जो भी गुडविल निकाला वो है सिंपल एवरेज
मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, है कि नहीं? ठीक है। अगर ये वेटेड आता तो हम वेटेड में ये प्रॉफिट ना लेकर ये प्रॉफिट नहीं लेते, हम प्रॉफिट कौन सा लेता है, ये वाला। ठीक है, वेटेड में हम इसको 1 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास वेट दिया होता तो हम उससे मल्टीप्लाई कर लेते, अगर नहीं देता तो 1 2 3 हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, और कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन होगा लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारी बुक से है। तो बुक से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। देखो पढ़ते हैं। सबसे पहले कहता है A and B are partners sharing profit equally. They admit C into partnership for the equal share. ठीक है, और इससे कोई मतलब नहीं है कितने शेयर के लिए आ रहा है। ठीक, गुडविल वॉज एग्रीड, लेकिन गुडविल तो हमें वैल्यू करना होगा। गुडविल वॉज एग्रीड टू वैल्यू ऑफ 2 ईयर परचेज, कितना, 2 ईयर्स परचेज, 2 साल की बात कर रहा है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर। ठीक है, नीचे दे रखा है हमें कि लास्ट 4 ईयर का जो प्रॉफिट है वो क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, लिखेंगे यहाँ पे, लिख देते हैं यहाँ पे ईयर एंडेड, जो ईयर एंडेड है वो क्या है, और यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट। ठीक, तो ईयर एंडेड हमारे पास कितना दे रखा है, देखो ये कह रहा है 31 मार्च 2017 को, और ये दे रखा 70,000, ये दे रखा 70,000। देखो 31 मार्च 2017 को, और ये दे रखा 1 लाख। 31 मार्च 2018 को ये दे रखा 55,000 लॉस, 55,000 का लॉस। और 31 मार्च 2019 क्या दे रखा है, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 ये दे रखा है। अब आओ नीचे आओ, ये सारी प्रॉफिट को लिख लिया हमने, नीचे आओ पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। कहता है बुक ऑफ अकाउंट्स द फर्म रिलेटेड एज फॉलोज। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे। द फर्म हैड द abnormal gain of ₹10,000 during the year 31st March 2017। 31st मार्च 2017 कहाँ है, ये रहा। 31st मार्च 2017 में कहता फर्म ने एबनॉर्मल गेन किया है। तो क्या ये एबनॉर्मल गेन जो है आगे कंसिडर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो इसमें से क्या करो, 10,000 को क्या करो, माइनस कर लो। आगे नहीं माना जाएगा एबनॉर्मल कोई भी चीज, वही माना जाएगा जो नॉर्मल ऑपरेशन से आता है। तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे और लिख देंगे एबनॉर्मल गेन। ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहता है फर्म incurred abnormal loss of 20,000 during the year 31st March 2017। आ जाओ, इसकी बात कर रहा है। कह रहा है एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है 20,000 का, वो अगर लॉस हुआ है तो ये नॉर्मल लॉस नहीं है, इसको दोबारा हम रेक्टिफाई कर लेंगे, इसको दोबारा हम इम्पैक्ट को हटा देंगे। तो हमारे पास ये 10,000 कितना, 10 है 20,000 का क्या करेंगे, लॉस, एबनॉर्मल लॉस हम इम्पैक्ट हटाने के लिए ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। पॉइंट नंबर 3 में, ये 3 जो पॉइंट है ये थोड़ा समझना। कहता है रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग ₹50,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स। देखो अगर हमने कार को रिपेयर कराया तो हम कार को रिपेयर अकाउंट में डाल के, मतलब उस एक्सपेंस को रिपेयर अकाउंट में डाल के हम एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे, ऐसा होता है। लेकिन इसने रिपेयर कराया, लेकिन इसने क्या कहा, उस अमाउंट को व्हीकल्स अकाउंट में डाल दिया। अगर व्हीकल्स अकाउंट में डाल दिया होगा तो व्हीकल्स कितने से इंक्रीज हो गया होगा, कितने से इंक्रीज हो गया होगा, तो 20,000। तो व्हीकल्स कितने से इंक्रीज हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा यहाँ पे मेन जो रीजन है, जो मेन मतलब बनता है वो इससे बनता है कि अगर हमने एक्सपेंस किया है तो एक्सपेंस ट्रीट करते, और एक्सपेंस ट्रीट करता तो हमारा लॉस और बढ़ जाना चाहिए था। जो लॉस नहीं बढ़ के यहाँ पे क्या हुआ, हमने
यहाँ पे उसे लॉस नहीं माना, तो अगर हमें लॉस मान लेना चाहिए, है ना, तो ये हमारा लॉस है ना, नॉर्मल एक्सपेंस है ना, नॉर्मल, तो नॉर्मल है तो इसको हम क्या करेंगे, इम्पैक्ट को हम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे उस इम्पैक्ट को बनाना पड़ेगा, उसे लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे 50,000, 50,000, 50,000, और ये करेंगे क्या है, ये रिपेयर है, रिपेयर, ठीक है, रिपेयर है। अब एक चीज और समझना यहाँ पे दिमाग लगेगा ज्यादा, लेकिन लगाओ, दिमाग लगाओ यहाँ पे। आगे लाइन में पढ़ेंगे नीचे आकर, कहता है 31 मार्च 2017 डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन व्हीकल्स 10%। देखो 10% बोला है, अगर यहाँ पे पर एनम बोल देता ना, तो हम यहाँ पे पर एनम के हिसाब से लगाते, क्योंकि यहाँ पे डेट भी दे रखा है 1 मई 2017, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान है कि रखना पड़ेगा, एग्जामिनर यहाँ पे पर एनम देता तो हम यहाँ पे 3 महीने का 2 महीने का जो भी होता हम निकाल लेते हैं, मंथ के हिसाब से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे बोल दिया है 10% बस, ठीक है। तो मुझे बताओ, जब मैंने इसको एसेट्स मान लिया होगा, तो वहां पे एसेट्स में कैलकुलेट हो गया होगा, एसेट्स में जुड़ गया होगा, और एसेट्स में जुड़ने से क्या होगा, एसेट बढ़ गया होगा, और बढ़ गया होगा तो हमने क्या किया होगा, उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, और डेप्रिसिएशन लगाया होगा तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन हमारा ज्यादा अमाउंट का लग गया होगा। तो जो ज्यादा अमाउंट का लग गया उसको क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो ज्यादा लग गया है उसे क्या करेंगे, उसे कम करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो आएगा उसे कम करना होगा, कितने से, डेप्रिसिएशन ज्यादा लग गया होगा तो उसको क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन लेस हो गया तो हम प्लस करना होगा ना उसके इम्पैक्ट को हटाने के लिए। फिर से बोलता हूँ, डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर चुका है ना, डेप्रिसिएशन माइनस कर चुका गया है, यहाँ पे हो चुका है डेप्रिसिएशन पहले से माइनस, तो हमें उसी इम्पैक्ट को हटाने के लिए क्या करना होगा, प्लस करना होगा। और कितने का, तो देखो कितने का होगा, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो होगा वो 50,000 का, अगर मैं बोलूँ कितना परसेंट बोला, रेट क्या है, रेट कुछ है क्या, 10% है, तो 10% 5,000 होगा, ठीक है, कितना होगा, 10,000 होगा, 10,000 होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन जो माइनस किया होगा ना, ये एक साल ही नहीं माइनस करा होगा, इसने 2 साल माइनस कर लिया होगा, इसके आगे भी माइनस करते गया होगा, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं ना, वो तो हमने ढूंढा है ना, इससे पहले उसने क्या कर दिया होगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन घटा दिया होगा, यहाँ पे भी घटा दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन हम 2 बार जोड़ेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझने, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत बन सकती है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ उसे तो बात ये पता नहीं कि हमने क्या किया है, उसने क्या करा, उसने क्या क्या मशीनरी को, कौन व्हीकल्स को उसने रिपेयर कराया, रिपेयर ना करा के उसने क्या किया, व्हीकल्स में दिखा दिया, तो व्हीकल्स बढ़ के अमाउंट आ रहा होगा हर एक साल, और हर एक साल वो डेप्रिसिएशन भी लगा रहा होगा उस पर एसल मेथड से, है ना, यहाँ पे एसल मेथड क्या रखा है, बिल्कुल, तो हर एक साल वो डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा होगा, और जो एक्चुअल में है नहीं, जो एक्चुअल में एक्सपेंस है नहीं, तो उस एक्सपेंस को हटाने के लिए, उस एक्सपेंस का इम्पैक्ट हटाने के लिए, हम जिस साल से वो स्टार्ट हो रहा है उसके आगे बढ़ते हुए जा रहा होगा, तो हम दोनों साल में लगाएंगे। तो ये दोनों साल में हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को ऐड कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इस साल में, और हमारे पास कहता है 18-19, इस साल की बात कर रहा है, 18-19 की बात कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, 18-19 में क्या कहता है, 18-19 में बैड डेट्स 5,000 वर ओमिटेड, बैड डेट छोड़ दिया, तो छोड़ दिया होगा तो क्या होगा, इसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, तो प्रॉफिट तो ज्यादा ठीक नहीं है, मतलब ज्यादा आ रहा होगा, बैड डेट्स तो होगा ना, ये नॉर्मल लॉस है ना, ऑपरेशन है, नॉर्मल बिजनेस में बैड डेट्स तो होता ही है, तो नॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल ऑपरेशन का ये लॉस है, तो हमें इसको क्या करना होगा, तो माइनस करूंगा, बैड डेट्स माइनस कर लो। आ जाओ कैलकुलेशन कर लेते हैं अब, और कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि क्या इसका एक्चुअल
प्रॉफिट बन जाता है, एक्चुअल प्रॉफिट देख लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसी को तो हम बोलते हैं फ्यूचर। फ्यूचर, ठीक राइटिंग में लिख देते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। ये कितना आएगा, ये आएगा 1,20,000। ये कितना आएगा, 1,00,000 का आएगा। और ये कितना आएगा, 1,50,000 आएगा। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। नीचे हमारे पास, इसको यहाँ टोटल कर लो या यहीं कर लेते हैं, चलो यहीं कर लेते हैं। ये होगा 2,30,000। ठीक है, ये होगा 2,30,000। अब हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, हमें पता है कि 4 साल का प्रॉफिट है, और 4 साल का प्रॉफिट कितना है, 2,30,000। 4 से डिवाइड दे दो, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 2,30,000 को 4 से डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएगा 57,500। हमें क्या निकालना है, हमें गुडविल निकालना है। गुडविल कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। और परचेज ईयर दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है, बताओ कितना दे रखा है परचेज ईयर। तो परचेज ईयर पढ़ लेते हैं दोबारा, कहाँ है परचेज ईयर, कहता है 2 ईयर्स है। कितना है, 2 ईयर्स है। 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 ईयर्स। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 1,15,30 आंसर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इसके आगे हम और अच्छे कंसेप्ट और अच्छे कंसेप्ट क्या, और अगले कंसेप्ट भी हमारे पास, उसको पढ़ लेंगे। ठीक, और कुछ बीच में रहा तो हम देख लेंगे, इससे पहले कुछ वैसे रहा तो नहीं है। तो आज के लिए इतने, थैंक यू, बाय बाय।